नमस्कार दोस्तों, मैं बेनीवाल एक बार फिर आपके सामने। आज बात करेंगे बिहार चुनाव के बाद की राजनीतिक विश्लेषण विषय है मेरा। आज उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी और बंगाल की राजनीति या बाकी और देश के राज्यों में बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनका क्या प्रभाव रहेगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव ख़त्म हो चुका है और शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। नीतीश जी 10वीं बार सीएम बने हैं, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और बिहार चुनाव, लेकिन इसका असर जो है ना बहुत आपको चुनाव से पहले विश्लेषण देखे होंगे। लोग चुनाव के बाद कोई विश्लेषण वगैरह करते नहीं हैं। राजनीतिक पार्टियां कहने के लिए करती हैं कि भाई हम हारे हैं तो विश्लेषण करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन करते वर्ते कोई नहीं है। और बिहार चुनाव में जो प्रभाव होना है तो मैं आज उसके बारे में देश के अन्य राज्यों में विशेषकर यूपी और बंगाल के चुनाव में क्या प्रभाव होने वाला है इस पर हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि बिहार नतीजों का नेशनल लेवल पर क्या मैसेज आया है, यूपी की राजनीति कैसे बदलेगी, कुछ बदलाव होंगे या नहीं भी होंगे, बंगाल की लड़ाई में इसका असर कैसे दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी। बिहार चुनाव का मुख्य राजनीतिक संदेश क्या है? मेरे हिसाब से बिहार के नतीजों के 3 बड़े संकेत मिले हैं। नतीजों से जनता अब मुद्दों, नेतृत्व, लीडरशिप और पैकेज नैरेटिव तीनों को अलग अलग तौल के देखती है। भाई नेता कौन है, आपके उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है और नेतृत्व लीडरशिप कैसी है। पैकेज्ड नैरेटिव चलाने की कोशिश किया गया कांग्रेस के द्वारा और आरजेडी के द्वारा भी, लेकिन जनता ने इन तीनों में से किसको चुना है वो आपके सामने है। गठबंधन की राजनीति फिर से मजबूत हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो सही सच्चे अर्थों में और विचारधारा के आधार पे गठबंधन है उनकी राजनीति अभी और मजबूत हुई है। हम एनडीए का ही देख लीजिए, बिहार में क्या परिणाम आए हैं आपके सामने हैं। युवा, मुस्लिम, ओबीसी, महिलाएं, इन वोट बैंक में बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। ये तीनों संकेत आगे यूपी और बंगाल में बहुत कुछ आपको बदलाव ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यूपी में तो और जो है बाबा जी हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा अगर संगठन पूरे क्षमता के साथ और एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो 2027 बहुत बड़ा मुश्किल लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो छवि महाराज ने अपनी बनाई है जनता के बीच, विशेषकर महिलाओं में, और एक जो है ना हिंदुत्व की विचारधारा को लेके, सांस्कृतिक विरासत को भी लेके वो आगे चल रहे हैं। तो इसमें आपको हाँ, बंगाल में बड़ा खेल होने की संभावनाएं बन सकती हैं अगर ये एनडीए उसमें पूरी क्षमता के साथ ग्राउंड में अभी उतर के काम करेगा तो। लेकिन वहाँ स्थितियाँ ऐसी हैं ग्राउंड लेवल पे कि वहाँ हर कोई सिस्टम टीएमसी से बंध गया है। उसको तोड़ पाना जब तक वो सत्ता में रहेंगी एनडीए के लिए बहुत आसान काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है और संभव नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी इस पर कि जब चुनाव से कम 6 महीने पहले किसी भी तरीके से गवर्नर रूल लगा के बंगाल में और इंडिपेंडेंट और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चुनाव कराया जाए तो ही कोई बात बन पाएगी, ऐसे बनना मुश्किल है। ये बिहार चुनाव से विपक्ष की रणनीति बदलेगी या नहीं बदलेगी? यूपी में विपक्ष खासकर एसपी और कांग्रेस अब बिहार मॉडल को फॉलो कर सकती हैं। बिहार मॉडल में वो फॉलो करेंगे, हारेंगे। ऐसा दोबारा अगर वो साथ में मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बड़ी दिक्कतें यूपी में भी होंगी, लेकिन वो कोशिश करेंगे दोनों मिलके साथ। गठबंधन की मजबूती और एक चेहरा, एक नैरेटिव वाली रणनीति को बढ़ावा मिलेगा।
इनके यहाँ चेहरा अखिलेश है यूपी में, हमारे बाबा जी है जो है ना दूसरी तरफ। इनका क्या होगा वो देखना पड़ेगा। जो कास्ट इक्वेशन है वो भी एक केस है, और वो जो बिहार में एक जो है ना कास्ट का दायरा तोड़ के लोगों ने वोट किया है, वही आपको यूपी में और बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। बिहार के ओबीसी, ईबीसी, मुस्लिम महिला वोट पैटर्न ने यूपी में भी नई बहस शुरू कर दी है। अगर ये इकट्ठे मिलके युवा और महिलाएं, YM का फार्मूला जो बिहार में कामयाब रहा है एनडीए का, वो यूपी में भी दोहराएंगे तो बहुत रास्ता जो है ना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ईबीसी, कुर्मी, कोरी, ये सब नॉन यादव ओबीसी, ये सब जो है ना बीजेपी को अपने पाले में लाने होंगे, और इनको एनडीए को जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने दो। कास्ट इक्वेशन को कोई इस देश में नकार नहीं सकता, उसको ज़रूर साथ में लेके चलना पड़ेगा। पसंदीदा मुस्लिम है, उन पर भी फोकस और जो है ना बीजेपी को और एनडीए को बढ़ाना पड़ेगा। बीजेपी के लिए क्या संकेत है? बिहार के बाद यूपी में बीजेपी के लिए वेलफेयर स्कीम्स, जो बेनिफिशरीज वोट हैं वो, लॉ एंड ऑर्डर और हिंदू मोबिलाइजेशन को बाबा जी जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये सेकुलरिज्म वगैरह से यूपी में सब चल नहीं पाएगा। आपको जो है ना वेलफेयर स्कीम है उनको बहुत धरातल पर नीचे उतार के लोगों को बताना भी पड़ेगा, और उनके बेनिफिशरीज से संपर्क करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया चल रहा है, इस पर और ध्यान देंगे बाबा जी तो। और हिंदू मोबिलाइजेशन वो भी एक ज़रूरी पक्ष है। कोई, मैं स्पष्ट बोलता हूँ इसलिए ये बोल रहा हूँ, बहुत आदमी नहीं बोलते हैं इस चीज़ को, लेकिन हिंदू मोबिलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है। इन तीनों नैरेटिव को अगर बीजेपी और शार्प करती है तो 2027 बहुत बड़ा कोई चैलेंज रहेगा नहीं। लेकिन एक बात है, अब ग्राउंड लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं बंगाल की। ममता बनर्जी एक मनोवैज्ञानिक रूप से वो पहले से ही बढ़त में है, ये इसको कोई माने बीजेपी वाले या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ उसका मनोवैज्ञानिक बढ़त है। और गठबंधन तो वो किसी के साथ करेगी नहीं, करेगी तो उसको नुकसान होगा। यह कि बीजेपी वाले बहुत छोटे कोई दल हैं उनके साथ करके और एक राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने में अगर सक्षम हो जाते हैं बीजेपी वाले, तो ममता को चुनौती दी जा सकती है। स्टेट लेवल पे कोई मुद्दा उठा के बहुत मुश्किल है उसको जो है बीजेपी ममता को हराना। बीजेपी को अपनी बंगाल जो है स्ट्रेटजी और एग्रेसिव करनी पड़ेगी। बिहार के नतीजों के बाद बीजेपी के लिए बंगाल बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए वहाँ पोलराइजेशन, करप्शन नैरेटिव और वुमेन सेफ्टी जैसे मुद्दों को बहुत ज़ोर से पुश करना पड़ेगा, बहुत ज़ोर से उठाना पड़ेगा। बार बार जो है वहाँ बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं का भी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वहाँ एक ग्राउंड लेवल पर बहुत पुश करने की आवश्यकता है। वो करेंगे तो आप जो है ना कुछ वहाँ गेन कर पाएंगे एनडीए वाले, बीजेपी वाले। लेफ्ट और कांग्रेस की जोड़ी बन सकती है, क्योंकि दोनों का अस्तित्व अब जो खतरे में जा रहा है, तो वो इन दोनों को इकट्ठा होके जैसे बिहार में भी कांग्रेस के साथ लेफ्ट वाले थे ही, ऐसे ही बंगाल में भी लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ आने की पूरी संभावना है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये बहुत टफ है, क्योंकि वहाँ जो दुश्मनी है वो बड़ी कैडर लेवल पे भी है और ऊपर के लेवल पे भी है। राष्ट्रीय राजनीति में क्या दिखता है, ये दो स्टेट की हमने अलग बात करी, तो रीजनल लीडर्स की ताकत जो है, जो एनडीए के साथ है या जो पारिवारिक राजनीति से बाहर है, उनमें ज़रूर मैं ग्रोथ देख रहा हूँ।
लेकिन पारिवारिक पार्टियों का अस्तित्व धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे है और ये ख़त्म धीरे धीरे हो जाएगा। कोalition दोबारा राष्ट्रीय लेवल पे भी कांग्रेस और जो है ना इंडी गठबंधन वो कहने को अभी भी है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर भी है नहीं। दोबारा जो है ना राष्ट्रीय लेवल पे भी जब 2029 में होंगे तो एक बार फिर वो इकट्ठा होंगे, ये ऐसी पूरी संभावना है। आपको अगर ओपोजिशन को कोई राजनीति में अपनी जगह बनानी है तो क्लियर लीडरशिप होना चाहिए। ये नहीं भाई एक ही लीडर रहेगा, जैसे राहुल कांग्रेस में है, समाजवादी वालों का जो है अखिलेश जी है, इधर जो है लालू के पुत्र हैं, और बाकी भी महाराष्ट्र में भी उद्धव जी के परिवार का है। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी, जो पारिवारिक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी नहीं, आप पारिवारिक पार्टी की बात करें तो उनको ये तय करना पड़ेगा, लीडरशिप चेंज करनी पड़ेगी, क्लियर लीडरशिप होना चाहिए, इशू बेस्ड कैंपेन होना चाहिए। ऐसे नहीं वोट चोरी, मशीन चोरी, कभी चुनाव आयोग, इन सब पे फालतू की बातें करने से अभी तक कोई फ़ायदा हुआ नहीं कांग्रेस को और आगे भी होगा नहीं। ये समझ में पता नहीं राहुल को कब आएगा। ऐसा मुझे लगता है कि इन सबको जो है ना इशू बेस्ड कैंपेन और राजनीति करेंगे तो रिवाइवल की संभावनाएं बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। वोट बैंक कंसोलिडेशन भी आपने करना ही है, राजनीति में है तो ये सब करते हैं राजनीति, इसमें कोई और राज्य जो बाकी देश में भी यही स्टेट वाइज है ना वोट बैंक अपना अपना जो बनाते हैं वो है उनका है, उसमें जो बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की बात मुझे लगता नहीं है। तो मैं निष्कर्ष ये कह सकते हैं हम, बिहार चुनाव के नतीजे सिर्फ एक राजनीति नहीं है, एक राज्य की राजनीति नहीं है, बल्कि यूपी, बंगाल और पूरे देश की चुनावी दिशा को प्रभावित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी लाइन और लेंथ पे पॉलिटिकल पार्टियां काम करेंगी। एनडीए को और एग्रेसिव हिंदुत्व की तरफ जाना चाहिए और अपने जो है ना कोर वोटर का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और विपक्ष के लिए कांग्रेस को और जो है समाजवादी पार्टी को ये फालतू के जो इशू बेस्ड अपना प्रोग्राम बनाएं, उस पर कैंपेन करें। कई सुनी बातों पे अब कोई सुनने वाला नहीं है। सोशल मीडिया में बहुत इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सरकार क्या कर रही है दिल्ली में बैठ के चल जाता था काम, अब ऐसे चलेगा नहीं। ये कब समझ में आएगा इनको, विपक्ष वालों को? ये अगर इनको एक मजबूत स्थिति में रहना है तो सबसे पहले तो पारिवारिक ठप्पा मिटाना होगा पार्टी से, दूसरा इशू बेस्ड कैंपेन होना चाहिए और लीडरशिप भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये होगा। अब ये है कि यूपी में कास्ट कोलिशन, बंगाल में लोकल लीडरशिप, इमोशन, ये तो इमोशन का गेम है बंगाल में। तो वो ममता अभी उसको अपर हैंड है ममता को। बंगाली जो है ना वोटर जो है बहुत इमोशनल होता है, वो इमोशनल होके वो बंगाल प्राइड, अब वो किस चीज़ की प्राइड है मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री वगैरह थी वो सब हट गए हैं वहाँ। कोई बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ या ऐसे सोशल लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अप हो गया हो, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। तो लेकिन फिर भी है, ये राजनीति में आपको जो है ना लोकल लीडरशिप और इमोशनल कार्ड जरूर खेला जाएगा और उसी का फ़ायदा ममता लेके चलती है। आज इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।